किन्हीं तकनीकी कारणों से वीडियो रुक गया था, पुनः वीडियो को चालू किया गया। आइए मैं आपको बता रहा था, मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस तरीके से इसका काल निर्धारण किया, इसको मैं बता रहा था। और फिर मैं आपको विक्रम संवत और ईस्वी सन के बीच के अंतर को मैं बता रहा था। आइए अब आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही आदि काल को वीर गाथा काल भी उन्होंने कहा था, वीर गाथा काल, और इसे कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल कहा था, अर्थात उन्होंने कहा कि इसमें जिन साहित्यों की रचना हुई है उसमें वीर रस की प्रधानता रही है, इस कारण इसे जो है उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। तब इनकी आलोचना शुरू हो गई और इनकी आलोचना स्वरूप अन्य जो है विद्वानों ने भी अलग अलग नाम बताए, और इन्होंने अन्य विद्वानों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, केवल यहाँ पे वीर रस के ही साहित्य जो है नहीं लिखे गए, बल्कि श्रृंगार और जो है भक्ति रस में भी कई सारे जो है साहित्यों की रचना हुई है। तो इनकी आलोचना स्वरूप आप देखेंगे कि एक विद्वान है जिनका नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने इसे चारण काल नाम दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस समय जो भी साहित्य लिखे गए उस साहित्य के जो लिखने वाले थे वो चारण कवि अथवा भाट कवि थे। चारण कवि से ये तात्पर्य है कि ये जो कवि रहते थे वो दरबारी कवि थे और वो किन्हीं राजाओं के आश्रय में रहते थे, राजाओं के संरक्षण में रहते थे। तो इसलिए वो जो कवि थे, वो जो साहित्यकार थे, उन्हें डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी उन्हें चारण कवि कहते हैं, इसलिए उन्होंने इसे चारण काल कहा था। फिर आगे आप देखेंगे राहुल सांकृत्यायन जी ने इसकी आलोचना की और उन्होंने इसका नाम दिया सिद्ध सामंत काल, और अंत में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को बीजवपन काल अथवा बीजक काल नाम दिया था। तो आप देखेंगे उसके बाद आते हैं राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने इसे सिद्ध सामंत काल कहा, और अंत में देखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने इस काल को विजक काल अथवा बीजवपन काल कहा है। फिर हम पृथक अपना एक लेक्चर आपको आदिकाल पे आधारित और आदिकाल के तमाम साहित्य पर आधारित और आदिकाल की जो प्रवृत्ति रही उन प्रवृत्तियों को आधार बना करके हम एक वीडियो लेक्चर आपको बहुत जल्द उपलब्ध कराएंगे। आइए फिर आगे चलते हैं भक्ति काल पे। इसे मैं मिटा देता हूं। भक्ति काल की चर्चा करें तो सबसे पहले एक विद्वान का नाम आता है जिनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है। यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय
भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल मानते हैं। अगर भक्ति काल की बात की जाए तो भक्ति की कई धाराएं रही, जैसे भक्ति का सगुण धारा रहा और भक्ति का निर्गुण धारा रहा। और सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत हम देखते हैं कि राम भक्ति काव्य लिखे गए और कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य लिखे गए। फिर आप देखेंगे निर्गुण भक्ति धारा की तरफ, वहाँ भी आप देखेंगे कि दो वहाँ जो है भक्ति धारा रहा, एक संत काव्य धारा अथवा ज्ञान मार्गी शाखा रहा और दूसरा आप देखेंगे कि सूफी साहित्य रहा, या उसे हम जो है प्रेम मार्गी शाखा के तहत रखते हैं। आइए उसका भी हम जो है वर्गीकरण देख लेते हैं। तो भक्ति की जो पहली धारा रही उसे हम निर्गुण भक्ति के नाम से जानते हैं और दूसरी जो धारा रही उसे हम सगुण भक्ति के नाम से जानते हैं। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। और फिर निर्गुण भक्ति दो धारा में बटी और पहली हम इसे जो है इसे ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत रखते हैं और दूसरी शाखा को हम प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत रखते हैं। और अगर इनके सर्वश्रेष्ठ कवि की बात की जाए तो ज्ञान मार्गी शाखा, इसी को हम संत काव्य धारा भी कहते हैं और इस धारा के सबसे श्रेष्ठ कवि कबीरदास जी माने गए हैं। और प्रेम मार्गी शाखा के सबसे श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। तो आपने विद्यार्थी, मैंने आपको मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उनकी जो आप देखेंगे कि बिहार बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम दिगंत भाग 2 है, दिगंत भाग 2 के पद खंड में पहला जो चैप्टर था जिसका नाम था कड़वक, यानी कड़वक शैली में लिखी गई थी और वो पद्मावत से उद्धृत थी, वो पद्मावत से ली गई है। तो उसके माध्यम से मैंने आपको मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में तमाम उनकी जो है काव्यगत परिचय किया था, उनका परिचय दिया था, उनकी कौन कौन सी कृतियाँ रही थी, उनकी कृतियों के बारे में बताया था और उनकी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कृति रही थी पद्मावत, उस पद्मावत की जो आप देखेंगे कई खंडों में बटा है, उसके एक खंड की हमने आपको चर्चा भी किया था। आइए पुनः देखते हैं सगुण भक्ति धारा की ओर। और सगुण भक्ति धारा की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी दो शाखा में बटा हुआ है। एक है राम भक्ति शाखा यानी राम भक्ति अथवा रामाश्रयी शाखा, और दूसरा है कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य रचे गए हैं जिसे हम कृष्णाश्रयी शाखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ भी अगर हम इसके अन्यतम कवि, इसके श्रेष्ठ कवि की बात बोले तो राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं गोस्वामी जी, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वात्सल्य रस के चितेरा, वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि जिनको हम सूरदास जी महाराज के नाम से जानते हैं, सूरदास जी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं भक्ति काल,
जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है। और किसने माना है? मानने वाले विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन। और भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। और फिर जो है आप देखेंगे निर्गुण भक्ति की दो शाखा रही, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के श्रेष्ठ कवि कबीरदास जी को माना जाता है, इसमें नानक भी आते हैं। और आप देखेंगे प्रेम मार्गी शाखा के आप देखेंगे श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है, इनमें मंझन भी आते हैं। अर्थात हम जब हम भक्ति काल के बारे में एक पृथक आपको जब हम वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराएंगे उसमें इन तमाम चीज़ों को और बाकी अन्य कवियों की भी चर्चा करेंगे। और अन्य जो कवि हैं उन कवियों की हम जो है उनकी कौन कौन सी कृतियाँ रही हैं, कौन कौन सी उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ रही हैं, लोकप्रिय उनकी कौन कौन सी रचनाएं रही हैं, इन तमाम हम चीज़ों को आपको बताएंगे। आपको तनिक भी जो है आपको दुविधा में नहीं पड़ना है, मैं आपको तमाम चीज़ें जो है एकदम आसानी से उपलब्ध करा दूंगा, आपको कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विद्यार्थी, आपको हिंदी भाषा में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं रीति काल पे, आप इसे नोट करें। पुनः मैं इसे मिटा देता हूं। रीतिकाल की हम अगर जब बात करें तो रीतिकाल को भी तीन जो है इसको उपखंडों में बांटा गया है। यानी कुछ ऐसे रचनाकार रहे हैं, कुछ ऐसे साहित्यकार रहे हैं, कुछ ऐसे कवि रहे हैं जो रीति से बद्ध करके अपनी साहित्य की रचना की है। कुछ ऐसे साहित्यकार रहे हैं, रचनाकार रहे हैं जिन्होंने रीति से हट करके रीति मुक्त जो है साहित्य की रचना की है। और कुछ ऐसे जो है साहित्यकार रहे हैं, कवि रहे हैं जिन्होंने रीति से रीति सिद्ध यानी रीति में पारंगत होकर के रीति को अपनी कृति का पृष्ठभूमि बनाया है, उस तरीके के साहित्यकार रहे हैं। और इस तरीके के साहित्यकार में बिहारी की सबसे जो है बिहारी की नाम सबसे पहले आता है। बिहारी की जो सबसे अमर कृति है, सबसे प्रसिद्ध कृति है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई और बिहारी सतसई का एक दोहा हम आपको पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बिहारी लिखते हैं कि लाली तेरे लाल की, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ पे कृष्ण की भक्ति पे आधारित कृष्ण भक्ति के काव्य रचते थे बिहारी, और उन्होंने जो है कृष्ण को ही इशारा करके ये इस दोहे की उन्होंने रचना की है। आइए देखते हैं रीति काल को किस तरीके से बांटा गया है। तो रीति काल को जो है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति मुक्त और तीसरा है रीति सिद्ध। आप देखेंगे तीन इन्हें वर्गों में विभाजित किया गया है। रीतिबद्ध का अर्थात रीति से बंधकर साहित्य की रचना करना। रीति मुक्त का होता है कि रीति को महत्व न देकर बल्कि रीति को महत्व न देकर बल्कि इसके बदले में पृथक प्रकृत
साहित्य की रचना। और जहां तक रीति सिद्ध का बात है तो रीति सिद्ध में यानी रीति की शैली को अपने साहित्य की पृष्ठभूमि बनाना। रीति की शैली को अपने साहित्य के निर्माण में इसे पृष्ठभूमि बनाना, अर्थात रीति को अपने साहित्य का पृष्ठभूमि बनाना। अगर हम इसके भी श्रेष्ठ या सबसे अग्रणी जो इसके साहित्यकार रहे हैं तो रीति पद में आते हैं केशव दास। केशव दास जी रीति बद्ध साहित्य रचने के लिए लोकप्रिय हैं। और रीति मुक्त में आते हैं घनानंद। और रीति सिद्ध में आते हैं बिहारी। मैंने बिहारी के बारे में आपको बताया भी, बिहारी की जो बिहारी सतसई है उस बिहारी सतसई के बारे में हमने आपको बताया। तो पुनः रीति काल के बारे में भी हम लोग अलग से एक पृथक जो है वीडियो में देखेंगे रीति काल को। अब हम चलते हैं अंतिम काल आधुनिक काल पर। आधुनिक काल की बात की जाए तो आधुनिक काल भी कई उपखंडों में बटा हुआ है। और उन उपखंडों की बात की जाए तो वो उपखंड रहे हैं, पहला जो आधुनिक काल का जो युग है या काल है उसे हम भारतेंदु काल, भारतेंदु युग अथवा नव जागरण युग के नाम से जानते हैं। भारतेंदु युग अथवा नव जागरण युग। उसके बाद हम इसे द्विवेदी युग के बारे में, द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। फिर आगे देखेंगे इसे हम छायावादी काल, छायावादी युग के नाम से जानते हैं। और उसके आगे हम देखेंगे प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। और अंतिम इसे हम जो है सबसे जो वर्तमान है, सबसे जो नवीन है वो है प्रयोगवाद। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद का युग। तो ये अलग अलग जो है कालखंडों में आधुनिक काल बटा हुआ है। जब हम आधुनिक काल के बारे में बताएंगे तो ये जो पृथक पृथक जो इसके युग हैं या जो काल है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भारतेंदु युग के कौन कौन से, हालांकि आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा गया है, अर्थात यहाँ पे गद्य लेखन का भरमार है। गद्य साहित्य का यहाँ पे बहुत सा एक प्रचुर जो है भंडार देखने को मिलता है। और इसमें जो है अलग अलग जो है विद्वानों की अलग अलग भूमिका देखने को मिलती है। तो भारतेंदु युग के जब बारे में पढ़ेंगे तो इसे क्यों भारतेंदु युग कहा गया है, क्यों इसे नव जागरण युग कहा गया है, और इस काल के अधीन कौन कौन से साहित्य की रचना हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे, छायावादी युग के बारे में जानेंगे, प्रगतिवाद के बारे में, और फिर हम प्रयोगवाद के बारे में जानेंगे। और इस तरीके से हम आगे और भी कालखंडों में बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि आखिर ये जो साहित्य जो साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसे अलग अलग कालखंडों में बांटने की क्यों आवश्यकता पड़ी, और जो बांटा गया है इसे अलग अलग कालखंडों में, तो इस अलग अलग काल जो है जो काल निर्धारण का आधार क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे वहाँ पे। और अलग अलग विद्वानों ने हिंदी साहित्य के बारे में क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो
हिंदी साहित्य है, ये जो मनुष्य के चित्त वृत्तियों का एक संचित भंडार उन्होंने माना है। और कहा कि जैसे जैसे हम क्योंकि जैसे जैसे मानव की मनोवृत्ति में, मानव की चित्त वृत्ति में परिवर्तन होते जाता है, वैसे वैसे जो है आप देखेंगे कि साहित्य में भी अलग अलग प्रवृत्ति और अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाले हैं तमाम चीज़ों के बारे में। आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप इसे खूब शेयर करें। ऐसे आपको कोई समझ में बात ना आए तो उसे कमेंट करके प्रश्न के रूप में हमसे पूछें, यथाशीघ्र आपको रिप्लाई दिया जाएगा, प्रत्युत्तर किया जाएगा। और आप इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।